morning, student. In the previous classes, we have started our chapter 3 from history sections. Our chapter 3 is the countryside under the company's rule. In this chapter, we have discussed about the revenue systems implemented by East India Company. Today, we will discuss about the growth of commercial crops and the cultivation of indigo. How they make effort to increasing the commercial crops. We will today discuss about the growth of commercial crops. Now let's we start open page number 27. Let's we continue. Growth of commercial crops. Our today's topic is growth of commercial crops. With the introduction of new revenue system, peasants began to produce more and more cash crops. Cash crops means which crops it makes him earning. They can sell the crops and earn more and more money. So they began to produce more and more cash crops. They did so to cope up with the increasing rates of revenue. जिससे कि जो increasing revenues हैं, जो revenues डे बाय डे पर सीरियल वाइज जो बढ़ते ही चले जा रहे थे, उसको कॉप अप करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वो अपने आप को रेडी रखे. इसलिए वो कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे. बाय द लेट 18th century, the company was trying its best to increase the cultivation of opium and indigo. Opium means afin, a type of such type of drug, and indigo. Indigo is blue. Blue, you know, blue. Everyone has in bathroom. है ना, रॉबिन ब्लू, उजाला, दिस टाइप such type of blues you have ना in your house. So indigo means blue and opium means afin, such type of drug. In various parts of India, the official pursued the cultivators to produce the crops, produce other crops. और बाकी सारे crops को भी increase करने के लिए उसको cultivators को उन्होंने खुश करना शुरू किया. Pursued means खुश करना. जूट इन बंगाल, वीट इन बंगाल में जूट की कल्टीवेशन, वीट इन पंजाब, टी इन असम, राइस इन मद्रास, सुगर केन इन उत्तर प्रदेश एंड कॉटन इन महाराष्ट्र. हाउ कुड दिस बी डन? ये कैसे हो सका? ये कैसे होगा? द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू इंक्रीज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दे रिक्वायर्ड. जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी क्रॉप्स की, कैश क्रॉप्स की, बाकी any types of crops they want to require, उन्होंने उसको उस मेथड उसको इंक्रीमेंट के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए कोई भी मेथड वो लोग यूज करते थे. लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट वन सच मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्टीवेशन ऑफ इंडिया. तो उनको कैश क्रॉप्स में उनको रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता था, रेवेन्यू को कवर करना होता था. उनकी जो एक क्राइटेरिया होती थी कि इतना रेवेन्यू हमें कलेक्ट करना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए उसके इंक्रीज, किसी भी क्रॉप्स को इंक्रीज करना जो चाहते थे कि इस क्रॉप से हमें रेवेन्यूज हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए वो कोई भी मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए वो तैयार रहते थे. द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. इंडिगो की खेती कैसे होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? ना, द कलर इंडिगो हैज ऑफन बीन एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस रिचुअल. ये पॉलिटिकल पावर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है और रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक परंपराओं के लिए भी उसको यूज किया जाता था. इट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन मेनी वर्ल्ड सिविलाइजेशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. इन द एक्सकेवेशन ऑफ थीब्स एक सिटी है, वहाँ का जो उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, एंड इंडिगो गारमेंट डेटिंग बैक टू 2500 BC वॉज फाउंड. तब वहाँ पे क्या पाया गया? और 2500 BC पीछे बैक जाएंगे तो वहाँ पे ये उसके उत्खनन में, उसके एक्सकेवेशन में थीब जो एक प्राचीन, एक एंशिएंट सिटी थी, वहाँ पे जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ये इंडिगो गारमेंट पाया गया. Furthermore, our Hindu god Krishna is most often depicted in blue. और रिलीजियस रिचुअल्स कैसे होता था कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं वो नीले रंग के ही हमेशा दर्शाया जाता है. तो एक धार्मिक परंपरा, एक धार्मिक रिचुअल भी उससे जुड़ी हुई है.
The indigo dye comes from a leguminous plant of the indigo fera genus, of which over 300 species have been identified. Only 2 species are named frequently, one native to India and Asia and the other native to South and Central America. बस 2 ही जगह स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, 2 ही नाम तुरंत अपनी जो उस समय जुबान पे आते थे, एशिया में इंडिया और सेंट्रल साउथ में, सेंट्रल अमेरिका साउथ में यही 2 जो नेटिव्स थे वहाँ पे स्पाइसेस पाए जाते थे. The plants grow from 2 to 6 feet in height and the dye is obtained mainly from the leaves through the process of fermentation. क्या होता था, वो प्लांट्स कितने बड़े होते थे, 2 फीट से लेके 6 फीट तक उसकी हाइट होती थी. एंड द डाई इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द लीव्स. और डाई कैसे बनते थे, मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स. उसकी जो लीव्स होते थे उसमें उसको फर्मेंटेशन मीन्स बॉयल करना, उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से उसको डाई किया जाता था. द डाई वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस हु डिस्क्राइब इट्स यूज इन मेडिटेरेनियन एरिया. सबसे पहले डाई का यूज कहाँ पे फर्स्टली मेंशन कहाँ किया गया है, हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस में, जो जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मेडिटेरेनियन एरिया में उसको कैसे यूज किया जाता था, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था. It was at the time of Crusade that indigo became one of the valued spice that Italian merchants acquired in Cyprus, Alexandria and Baghdad. तो उस समय बहुत ही वैल्यूड स्पाइस थी इंडिगो, एक वैल्यूड स्पाइस के रूप में माना जाता था, जहाँ पे उसके रिक्वायर्ड कहाँ थी, साइप्रस, अलेक्जेंड्रिया एंड बगदाद. बट द ट्रेड इन इंडिगो डाई बिकेम ए कमर्शियल फोर्स आफ्टर 1498 विद द ओपनिंग ऑफ द सी रूट टू इंडिया. इंडिया का जो सी रूट जिस तरह जब ओपन हुआ 1498 में, उस समय उसकी कॉमर्शियल फोर्स आफ्टर, उसका जो कॉमर्शियल फोर्स है उसी समय स्टार्ट हुआ. दिस इज नॉट टू सी दैट यूरोपियंस हैड नो अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग ब्लू डाई. बाकी कोई रास्ता उनके लिए, यूरोपियन के लिए बचा नहीं था ब्लू डाई की ट्रेडिंग के लिए या तो उसके ऑब्टेनिंग के लिए. द वॉर प्लांट नेटिव to northern Italy, southern France and parts of England and Germany yielded indigo colored dye from its leaves, but it was inferior to that obtained from the indigo plant. Indigo plant के leaves से उसको कलर किया जाता था, but in the 17th century indigo became one of the chief articles of trade of both the Dutch and the British East India Company. बट 17th सेंचुरी में ये एक बहुत ही चीफ आर्टिकल बन गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बन गया था, उनके ट्रेडिंग के लिए. In fact, the indigo supplies from India were not sufficient to meet the European demand in the 17th century, and that is why indigo cultivation was taken up in other colonies as well. तो उस समय जो 17th सेंचुरी में इंडिया में जितने भी इंडिगो प्लांटिंग होती थी, जितनी भी उसकी कल्टीवेशन होती थी, वो सफिशिएंट नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. और ब्रिटेन में जो उसकी डिमांड थी उसके रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर पाता था. ये भी एक वजह थी कि उसके कल्टीवेशन को बढ़ाया गया. एन इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ इंडिगो बिगेन टू बी कल्टिवेटेड बाय स्पेनिश ओवरसीज इन द प्लांटेशन ऑफ हॉन्डुरास एंड द पैसिफिक स्लोप्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका इन द 1560s. The French began cultivating indigo in Saint-Domingue in Caribbean, the Portuguese in Brazil, and the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Many indigo plantations were set up in North America. North America में बहुत सारे indigo plantation setup हुई, plantation का setup हुआ. The English came their first indigo producing colony in 1655 when they captured Jamaica. जब उन्होंने जमैका को कैप्चर किया इंग्लिश ने, उसी समय उनके पास फर्स्ट इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो प्रोड्यूसिंग कॉलोनी वहां पे उनकी सेटअप हुई. By 1740, sugar had replaced indigo as the main crop of Jamaica. 1740 में इंडिगो को रिप्लेस करके शुगर ने वहाँ की मेन क्रॉप के रूप में वहाँ पे रिप्लेस किया इंडिगो को. By the end of the 18th century, the demand of indigo grew further. In Britain, production of cotton increased
creating an enormous demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its supplies from West Indies and America collapsed for a variety of reasons. वहाँ की वैरायटी एक रीज़न बनी कि वहाँ के जो ट्रेडिंग था वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के थ्रू जो होता था ब्रिटेन में, वो कॉलेप्स होना मीन्स खत्म हो जाना, वहाँ पे उस व्यापार का टूट जाना. By 1783, 1789, 83 to 89, the production of indigo in the world fell by half. वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन इंडिगो का था वो ऑलमोस्ट हाफ फेल हो चुका था, आधा वो फेल हो चुका था. द क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाईज. तो क्लोथ डायर्स जो कॉटन की प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ता चला गया, जितने भी क्लोथ डायर्स थे वो एक नए सप्लायर्स के रूप को एक वेट करने लगे, न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई. तो कहाँ से हम फिर और इंडिगो को सप्लाई कर सकते हैं, उसके वो वेट करने लगे. सो दे लुक एट द इंडिया, है ना, लुक इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्टिवेशन. द इंडियन इंडिगो फेस्ड विद द rising demand for indigo in Europe, the British in India looked for various other ways to expand the area under indigo cultivation. तो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर ही चुकी थी, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपना ध्यान इंडिया के जो कल्टीवेशन में है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडिगो को कल्टीवेशन करने के लिए उनका मन करने लगा. About 15 species of indigo fera were found growing in the Bengal region. The best soil for growing indigo plants were those found in Jessore and Krishnanagar and the Champaran district of Bihar. बिहार के ये सारे जो प्लेसेस हैं, जैसौर, कृष्णनगर एंड चंपारण, वहाँ पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के पूरी ज़मीन को कवर किया इंडिगो प्लांटेशन के लिए, वहाँ के बिहार के फार्मिंग को. In Eastern Bengal, indigo was widely cultivated during the early 19th century when British planters made large investment in it. Eastern Bengal में भी 19th century में वहाँ भी वाइडली कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ. ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिगो में ही किया गया. वहाँ की जो फार्मिंग थी उसमें इंडिगो कल्टीवेशन ही किया गया. द डिस्ट्रिक्ट वेयर it was widely cultivated were Nadia, Bogra, Rangpur and Dhaka. Attracted by the prospectus of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और बहुत सारे उसके इन्वेस्टर्स आए. जितने भी फॉरेनर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी उन लोग को सपोर्ट कर ही रही थी, तो सारे इन्वेस्टर्स आके वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन का प्लांटर्स वो वहाँ पे बने. Those who had no money could get loans from the company banks that were coming up during that time. तो उस समय ऐसी कोई कंपनी नहीं थी कि जो उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड कर पाए. So students, today's our topic is over. We will continue next topic in the next class. Thank you.